चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का एक नया टॉपिक। हमारी जो मुख्य मुद्दा है, जो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जो आरक्षण की बात है, आरक्षण का प्रावधान कहाँ क्या क्या किया गया है, ये बात हम करेंगे। हमारे संविधान में आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ पे किए गए? बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगेगा शायद आप पढ़ेंगे तो। हमारे संविधान में आरक्षण की बात कहाँ की गई है, ये आज का टॉपिक है विशेष रूप से। संविधान में आरक्षण संबंधी प्रावधान। देखो, आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो इसका विकास, इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान देखी जा सकती है। आरक्षण की जो बात करें हम, तो ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी देखी जा सकती है आरक्षण की जड़ें। लेकिन आज हमारे संविधान में कम्युनल अवार्ड था, जो जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में शुरू की गई थी, वो एक तरह क्या थी, वो आरक्षण को लेकर ही था। लेकिन आज जो हमारा आरक्षण है वो कैसा है, और संविधान में कहाँ कहाँ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आरक्षण देता है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे संविधान में आरक्षण के संबंधी प्रावधान कहाँ लागू हैं। एक तो हमारे शिक्षण संस्थाओं में, आरक्षण के प्रावधान कहाँ लागू? शिक्षण संस्था। एक सरकारी सेवाओं में, और एक आरक्षण के प्रावधान कहाँ हैं? विधायिका में, यानी संसद व विधानसभा में। सिंपल वे में आप समझना, हमारा संविधान, राम मेहरा गॉड ब्लेस बेटा काफ़ी दिन से आया है, सुबह क्लास में नहीं आता। हरिओम गुड मॉर्निंग, वंदना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंदना गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, फ़ायदे का टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारे संविधान में रिजर्वेशन की बात कही गई है, आरक्षण की बात कही गई है, वो आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ कहाँ लागू होते हैं। एक आरक्षण संबंधी प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में लागू होते हैं, एक आरक्षण कहाँ है सरकारी सेवाओं में है, और एक आरक्षण कहाँ है विधायिकाओं में है। विधायिका मतलब लोकसभा विधानसभा में है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि आरक्षण के प्रोविजन कहाँ पे लागू हैं। आरक्षण है शिक्षण संस्थाओं में, आरक्षण है सरकारी सेवाओं में, आरक्षण है विधायिका में। संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद ये प्रोविजन करते हैं, इनमें आरक्षण की वो बात करेंगे। और उसके बाद में आरक्षण के संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के सभी केसेज, उनका अध्ययन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए ऐतिहासिक क्लास है, बहुत जरूरी है आपको इस क्लास को ज्वाइन करना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण कहाँ है। आरक्षण संबंधी प्रावधान सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि शिक्षण संस्थाएं भी दो टाइप की होती हैं। शिक्षण संस्थाएं भी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है शिक्षण संस्था? एक सरकारी शिक्षण संस्था होती है, और एक निजी शिक्षण संस्था होती है। समझ रहे हो ना बात?
यानी शिक्षण संस्था दो टाइप की होगी मुख्य रूप से, एक सरकारी शिक्षण संस्था और एक निजी शिक्षण संस्था, ठीक है ना। तो सरकारी यानी जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त होती है और ये राज्य निधि से सहायता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। तो इनमें आरक्षण दिया गया है, प्रवेश में एडमिशन में आरक्षण दिया गया है। तो इन शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद हैं जो इन शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करते हैं, और मैं आपको अनुच्छेद का नाम बताऊंगा और उनकी विषय वस्तु आपको याद आएगी क्योंकि आपने पढ़ा है पहले भी। तो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपको बताता हूं। एक अनुच्छेद है 15(4), सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। अनुच्छेद 15(4) शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है कि नहीं करता, इनकी विषय वस्तु आपको बताऊंगा मैं। अनुच्छेद 15(5) याद है कुछ? अनुच्छेद 15(6)(a), 15(6)(b), अनुच्छेद 46। कुछ याद आया? कुछ याद आया आपको? ये अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, ये आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, तो थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। संविधान में आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ कहाँ है मैं सबका विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये टॉपिक जैसे रीट में भी आता है, सामाजिक न्याय की बात आती है, पढ़ा होगा आपने। तो आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में हमारे संविधान के कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं, और आरक्षण किन के लिए किया गया है ये भी आपको बताऊंगा। आरक्षण किन वर्ग को दिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन एक एक आर्टिकल की विषय वस्तु मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। और इसी के साथ ये भी आपको बताता हूं मैं कि आरक्षण के प्रावधान यानी किन वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। एक मिनट में इन अनुच्छेदों की विषय वस्तु बोल के सुना देता हूं, थोड़ी सी विषय वस्तु सुनाता हूं, फिर आपको विस्तृत रूप से लिखवा दूंगा आपको। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) जो हमारे संविधान के मूल में नहीं था, जो हमारे संविधान के मूल में नहीं था। 15(4) राज्य को इनेबल करता है, राज्य को सक्षम बनाता है। किसके लिए? अनुच्छेद 15(4) राज्य को सक्षम बनाता है। किसमें सक्षम बनाता है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST के लिए उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 15(4) राज्य को कैपेबल करता है, सक्षम बनाता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सके। अब यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान देना, यहाँ विशेष बात ये देना है कि 15(4) के तहत राज्य के लिए बाध्यता नहीं है, राज्य के लिए बाध्यता नहीं है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य इन वर्गों की उन्नति के लिए ऐसा काम कर सकता है, ठीक है ना। और यह अनुच्छेद 15(4) है ना, यह हमारे संविधान के मूल में नहीं था। अगले पेज में थोड़ा सा इसको विस्तृत बताता हूं मैं, आपको समझ में आएगी बात, लिखते रहना आप। अनुच्छेद 15 का सेक्शन 4, ठीक है। अनुच्छेद 15 का सेक्शन 4 समझना। सबसे पहली बात तो यह संविधान के मूल में नहीं था, यह संविधान के मूल में नहीं था। यह अनुच्छेद संविधान में कब जोड़ा? पहले संविधान संशोधन अधिनियम, या कह सकते हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये संविधान के मूल में नहीं था, यह जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। और ये एक केस हुआ था, आपने सुना होगा,
चंपाकम दोराई राजन, बन्नाम मद्रास राज्य। एक छोटी सी बात बताऊंगा एक छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। संविधान का अनुच्छेद 46 क्या कहता है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के, विशेष रूप से SC ST के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या किया गया? मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्या किया गया? आरक्षण दिया गया मद्रास सरकार के द्वारा। मामला गया कोर्ट में, तो चंपाकम दोराई राजन मामले में उस आरक्षण को सही ठहरा दिया और उसके बाद में संविधान में पहला संशोधन करके अनुच्छेद 15(4) जोड़ा। और ये क्या करता है? ये राज्य को शक्ति देता है, राज्य को शक्ति देता है। क्या शक्ति प्रदान करता है? क्या शक्ति प्रदान करता है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए। अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब, ये जो अनुच्छेद 15(4) है, ये 15(4) राज्य को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य वो है कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, तो मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में यह अनुच्छेद आता है कि नहीं आता? तो एक बात आपको याद क्या रखनी है कि ये आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार के रूप में, हम इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता आरक्षण देने के लिए। काम की बात सुनना, ये बात कुछ साल पहले मैंने आपको जैसे प्लस पे पढ़ाई थी ना, एकेडमी के प्लस पे, दोबारा से आपको बताता हूं मैं कि 2012 के बाद में क्या हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था? सरकारी सेवाओं की भर्ती करवा दी थी आरक्षण दिए बिना। मामला गया था कोर्ट में और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया था। फिर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार के रूप में जो आरक्षण का प्रावधान है, ये नागरिकों का मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं है, यानी राज्य को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य को शक्ति प्रदान करता अनुच्छेद 15(4) कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए राज्य क्या कर सकता है? उनके लिए विशेष उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये बात समझ में आ गई ना अनुच्छेद 15(4)। उसके बाद में एक अगली क्लास हम लेंगे ना, जिसमें सारे केसेज बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेज। अब अगली बात, ये 15(4) समझ में आ गई बात। अब बात ऐसी है कि 15(4) के साथ ही एक अनुच्छेद आ जाता है 15(5). अनुच्छेद 15(5) समझना। 15(5) ये भी हमारे संविधान के मूल में नहीं था ना, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15(5) है, ये कब जोड़ा गया था? ये भी जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005। याद आया ना? ये 2005 में जोड़ा गया था, 2005 में जोड़ा गया था। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा कि 15(4) में क्या बताया, 15(5) में क्या बताया? 15(4) और 15(5) में क्या अंतर है? ये 15(5) है, इसके तहत राज्य विशेष प्रावधान करेगा
किन के लिए? पिछड़े वर्गों के लिए। कहां पे? निजी व उच्च शिक्षण संस्थाओं में। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, समझ में आएगा आप लोगों को। एक छोटा सा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। अभी हाल ही में नीट एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा, 15/5 जोड़ा गया। ममता स्वामी 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15/5 जोड़ा गया। आपने अभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, सुना होगा। नीट का मामला चल रहा है ना, ओबीसी को आरक्षण नहीं है, ओबीसी को आरक्षण नहीं है, सुना होगा ना आपने, सुना होगा ना। अब कुछ शिक्षण संस्थाएं, जैसे आज मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी है कि नहीं है, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी है, हायर एजुकेशन प्राइवेट भी है। तो प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 15/5 करता है। तो सिंपल वे में अगर आप भेदभाव इन दोनों आर्टिकल्स का बीच का अंतर करना चाहो तो अंतर ये होगा कि 15/4 है वो राज्य को सक्षम बनाता है। कहाँ के लिए? शिक्षण संस्थाएं कैसी हो सकती हैं? सरकारी भी हो सकती है, ठीक है ना। बाकी जो प्राइवेट हैं, उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके तहत इन पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देने का एडमिशन में, प्रवेश में कौन सा अनुच्छेद सक्षम बनाता है? अनुच्छेद 15/5 सक्षम बनाता है। समझ में आ गई ना बात ये? तो 15/4 और 15/5 समझ में आया होगा आप लोगों को। विस्तृत रूप से और भी आपको बताएंगे हम, एक बार तो थोड़ा संक्षिप्त बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो आरक्षण की प्रावधान कहां आता है? 15/6A और 15/6B। याद है ये दो अनुच्छेद हाल ही में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 2019 में जोड़ा गया। और 2019 में कौन से संशोधन के द्वारा? 103वें संशोधन के द्वारा। किनके द्वारा जोड़ा गया? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। और इनमें किस वर्ग के लिए कहा गया है? सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी थोड़ा सा दोबारा समझना आराम से। संविधान में ये दोनों अनुच्छेद 2019 में जोड़े गए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और इनमें किन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य श्रेणी है, उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है ना। अब विशेष प्रावधान कहाँ किया गया? वही बात है कि राज्य इनकी उन्नति के लिए, EWS की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कहां पे कर सकता है? यह अनुच्छेद तो क्या कह रहा है? वही बात है, सरकारी शिक्षण संस्था होगी। और यह किस में हो जाएगा? वही निजी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब दोबारा से आपको सिंपल वे में बता रहा हूं कि ये जो अनुच्छेद 15/6 है, ए है, और 15/6B हाल ही में जोड़ा गया, 2019 में जोड़ा गया, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया।
और इस संशोधन अधिनियम में क्या किया गया कि जो सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान किया है। कहाँ किया है? सरकारी शिक्षण संस्था में और हायर उच्च शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 4 अनुच्छेद आपको समझ में आ गए होंगे जो अनुच्छेद 15 के सेक्शन है और इसमें आरक्षण की बात कही गई है शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है ना। तो ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात होगी कि नहीं होगी। और इसी के साथ अनुच्छेद 1 आता है निर्देशक तत्वों में। शिक्षण संस्थाओं में एक और अनुच्छेद कौन से आ जाता है? अगर बात करें आर्टिकल 46 है जो भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्गों विशेषतः SC ST की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करेगा। तो शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करने के लिए ही सरकार उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान करती है। ठीक बात है ना। तो ये तो हो गया शिक्षण संस्थाओं में। अब बात करते हैं सरकारी सेवाओं की बात। सरकारी सेवाओं में आरक्षण। सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात। तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात कहां पे की गई है वो हम देखते हैं। ठीक है ना। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद करते हैं? जैसे कि आपको पता होगा अनुच्छेद 16(4) याद है ना। सोलह 4 क 16(4) ख। कुछ याद है? इनके संबंधित जो केसेज हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। इनके संबंधित जो केसेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ये हैं। गवर्नमेंट, हाँ, सरकारी नौकरियों में बात करता है ये, हाँ, नियुक्ति व पदों में। और एक वैसे थोड़ा सा अगर आपको याद होगा एक अनुच्छेद 335 भी, 335 याद है। अब यहाँ पे ये विशेष बात है जो ध्यान से सुनना। इसके अलावा फिर हम आरक्षण की बात करेंगे विधायिका में, यानी संसद यानी लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायतों में, उनमें आरक्षण की बात भी करेंगे हम। तो पहले एक बार हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे 16(4) याद है आपको? 16(4) याद है ना। आरक्षण की बात करता है सरकार के अधीन सेवाओं में। सरकार के अधीन, अब एक एक अनुच्छेद को पढ़े हम अब एक एक अनुच्छेद को बताते हैं आपको, एक एक आर्टिकल को बताते हैं। 16(4) आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये 16(4) सरकारी यानी लोक नियोजन में, लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अंग्रेजी में कहा जाता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो लोक नियोजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सामान्य कहें सरकार या राज्य के अधीन पद, सरकार या राज्य के अधीन पद, इनमें आरक्षण की बात करता है। सरकार या राज्य के अधीन पद, इनमें क्या करता है? आरक्षण की बात करता है। पद में, नियुक्ति में, मूल में पदोन्नति में भी था, पेंशन में, सारे काम में ग्रेजुएटी कहा जाता है, इंक्रीमेंट में, इनमें सब में किन को आरक्षण है?
पिछड़े लोगों को, एक एक बात समझना, पिछड़े वर्गों को। दोबारा से आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूं। अनुच्छेद 16(4) है वो लोक नियोजन यानी सरकार के अधीन पदों में आरक्षण की बात करता है। किन के लिए? पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़ा वर्ग क्या है? पिछड़ा वर्ग कौन है? इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। तो याद रखना, पिछड़े वर्गों की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है कि कौन पिछड़ा वर्ग होगा, किसे पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। तो पिछड़े वर्ग की बात संविधान में नहीं की गई है। तो पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। दोबारा से बताना चाहूंगा मैं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 है जो सेक्शन 4 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है। अब हमारा संविधान पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं करता कि साहब कौन सा वर्ग पिछड़ा होगा, वो पिछड़ा वर्ग का परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई। परंतु अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सकता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। एक बार किया गया 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, एक बार किया गया 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में, और एक हाल ही में 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जे रोहिणी की अध्यक्षता में किया गया, जो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि साहब 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है, किनमें? सरकारी सेवाओं में। लेकिन यह सरकारी सेवाओं में आरक्षण 2 शर्तों के अधीन है। कितनी शर्तों के अधीन है? 2। बात समझिएगा, कौन कौन सी 2 शर्तों के अधीन है। पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत जो आरक्षण है वो 2 शर्तों के अधीन है। अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण 2 शर्तों के अधीन है। पहली शर्त क्या है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकार के अधीन सेवा है, उसमें आरक्षण दिया जाएगा। उसके लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो क्या है कि वर्ग है कैसा होना चाहिए? पिछड़ा होना चाहिए। वर्ग कैसा हो? पिछड़ा। और दूसरी शर्त यह है कि इस वर्ग के लिए राज्य की राय में, इस वर्ग के लिए राज्य की राय में सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो। बात समझना, आराम से आसानी से समझना। क्या है कि जो 16(4) के तहत सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है, उस आरक्षण के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि साहब ये जो आरक्षण है किनको दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण 2 शर्तों के अधीन है। एक शर्त क्या है कि वर्ग कैसा होना चाहिए? पिछड़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? इस पिछड़े वर्ग के लिए सरकार के अधीन उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो। अगर ये दोनों शर्तें होंगी तो इसके तहत ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। अब ये आरक्षण किन किन को? पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, हम एक विशेष क्लास में पिछड़ा वर्ग आयोग का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें पिछड़े वर्ग कौन कौन से बने। ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं। इसमें 16(4) में जो, यहां 16(4) करना है,
अब 16(4) में आरक्षण दिया गया, इन आरक्षण को चुनौती दी गई थी। आपको पता है, पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़े लोगों को सरकार के अधीन आरक्षण सेवाओं में आरक्षण दिया गया। फिर इंदिरा साहनी मामले में चुनौती दी गई। चुनौती में सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो क्या थे, कल इंदिरा साहनी मामला ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब अगला अनुच्छेद जो हम आपको बताते हैं, सोलह 4 का सुना आपने? अनुच्छेद 16(4) का कभी आपने सुना होगा। इससे संबंधित आपने अभी तक, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हमारे संविधान के मूल में नहीं था। यह हमारे संविधान के मूल में नहीं था। थोड़ा सा संक्षिप्त कहानी बता रहा हूं। क्या है कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया साहब? आरक्षण को चुनौती दी गई किस मामले में? इंदिरा साहनी मामले में। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए थे, सारे डिसीजन मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें एक डिसीजन ये भी दिया था कि जो आरक्षण संबंधी प्रावधान होंगे ये केवल किस में होंगे? नियुक्ति में होंगे, पदोन्नति में नहीं होंगे। तो अपन बात कर रहे थे कि इंदिरा साहनी मामले में क्या किया गया? पदोन्नति में आरक्षण की बात को खत्म कर दी, केवल नियुक्ति में होगा। तो उस इंदिरा साहनी मामले के प्रभाव, उसके निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए संसद ने 77वां संशोधन किया। 77वां संशोधन किया, याद है ना? 77वां संशोधन कब किया गया? 1995 में किया गया। और इसके द्वारा इस अनुच्छेद में SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात कर दी। SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात कर दी। लेकिन इसमें एक संशोधन और हुआ था, कभी आपने सुना होगा तो सुना था, 85वां संशोधन। सुना है कभी? याद रखिएगा, इस 85वें संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल में वरिष्ठता शब्द जोड़ दिया। वरिष्ठता यानी SC ST को पदोन्नति में जो रिजर्वेशन होगा उसमें वरिष्ठता का पालन करना होगा। उसके बाद में इसको चुनौती दी गई नागराज मामले में, और भी कई मामले थे। अभी हाल ही में 2018 का मामला भी था, 2019 का मामला भी था। वो सारे केसेस बताया था ना, आरक्षण में, नियुक्ति में और पदोन्नति में, इनमें आरक्षण के संबंध में जो जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के 2021 तक के, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो कल वाली क्लास में। लेकिन अभी तो हम आरक्षण की संवैधानिक बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और इसी तरीके से एक आता अनुच्छेद 16(4) याद होगा, जो अग्रनयन के सिद्धांत की बात करता है। और 16(4) कब जोड़ा गया था? 81वें संशोधन के द्वारा। समझ रहे हो ना बात? कैरी फॉरवर्ड का नियम, कैरी फॉरवर्ड के नियम की बात करता है। ममता बेटा, वैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 395 भी माने जाएंगे। गणना की बात करेंगे तो 470 के समथिंग पहुंच गए। तो ये बात समझना, 16(4) इंदिरा साहनी मामले में आपने पढ़ा होगा। आज तक आपने ये पढ़ा है कि साहब इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की सीमा 50% की गई थी, याद है कि नहीं है? लेकिन याद रखना, आरक्षण की सीमा की चर्चा पहले भी हो चुकी बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में। कभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में भी आरक्षण की सीमा का निर्धारण की चर्चा हो चुकी थी। तो इंदिरा साहनी मामले में कहा गया था कि जो आरक्षण दिया गया है जिन पिछड़े लोगों को, वो आरक्षण कुल आरक्षण का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए अब एक नया डॉक्ट्राइन, एक नया सिद्धांत दिया, नया सिद्धांत अग्रनयन का सिद्धांत, जिसे कैरी फॉरवर्ड का नियम भी कहा जाता है। क्या है इसके माध्यम से क्या कहा गया? इंदिरा साहनी मामले में ये बात कही गई
कि अगर कोई भी मुख्य भर्ती परीक्षा है, अगर मुख्य भर्ती परीक्षा में किसी आरक्षित वर्ग की सीटें रिक्त रह जाती हैं, अगर उन सीटों को भरने के लिए उन्हें अगली भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाता है और वो जोड़े जाने पर 50% की सीमा का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यही क्या कहलाता है, अग्रनयन का कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पटवार की एग्जाम होगी अभी आपकी, पटवार की एग्जाम है या आरएस की एग्जाम, कोई भी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है ना। उन एग्जाम्स में जैसे कि आरक्षित वर्ग SC ST OBC कोई भी है, उनकी सीटें खाली रहेगी, सीटें खाली रह गई ना, तो वो सीट खाली रहेगी तो उनको बैकलॉग कहा जाता है, या तो उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाए या उन्हें अगली भर्ती में जोड़ा जाता है। तो वो जोड़े जाने पर 50% की सीमा का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये क्या कहलाता है, अग्रनयन का सिद्धांत। लेकिन अभी आपने देखा होगा EWS के लिए भी आरक्षण दिया कि नहीं दिया, 10% जोड़ा कि नहीं जोड़ा। अब जोड़े जाने पे सीमा का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं वो आपको बताऊंगा विशेष रूप से अगली क्लास के जो केसेस की। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में आरक्षण के और कौन से अनुच्छेद हैं, यहां कोई आपत्ति नहीं होगी शायद, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आरक्षण संबंधी अनुच्छेद, ठीक है ना। इसके अलावा अभी हाल ही में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16(6) याद है, 16(6) ये जोड़ा कब, ये जोड़ा 103वें संशोधन के द्वारा 2019 में। किसके लिए, EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ये कहां पे करता है, सरकार के अधीन पदों में। सरकार के अधीन पदों में करता है, यानी 16(6) हाल ही में जोड़ा गया 2019 में। उमेद सिंह 2019 के बाद के जो भी डेटा है वो आपको इसमें करवाऊंगा। 103वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, समझ गए ना। और इसमें किसके लिए जोड़ा गया, EWS के लिए। EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की बात की गई सरकार के अधीन सेवाओं में। तो आपने पढ़ा होगा कि सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं और आरक्षण किन के लिए है, पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्गों में केंद्र सरकार की तरफ से जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, और एक नया पिछड़ा वर्ग और पहचान कर ली गई, वो कौन सा था, EWS। अब पिछड़ा वर्ग, एक और बात ध्यान रखिएगा, पिछड़ा वर्ग ने केवल हिंदू धर्म में मुस्लिम, सिख, पारसी किसी में बैकवर्ड क्लास की चिन्हित किया जा सकता है। संविधान केवल ये पिछड़ा वर्ग हिंदुओं के लिए नहीं कहता, ये पिछड़ा वर्ग है, ये हिंदू में भी हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है, सिख में भी हो सकता है, किसी भी रिलीजन में हो सकता है। आर्टिकल 16(4) जो पिछड़े वर्गों की बात करता है वो केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं करता, वो सभी पिछड़े वर्गों की बात करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण की बात कौन कौन से आर्टिकल्स में है। इन आर्टिकल्स से संबंधित केसेस बताऊंगा जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेज होंगे, जो शायद आप पहली बार पढ़ोगे, समझ रहे हो ना बात। अब हमने शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात देखी, हमने सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात देखी। कल आपको बताऊंगा विधायिका, संसद यानी लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में आरक्षण की बात करेंगे, और फिर हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण केसेज की कि कौन कौन से केसेज इनसे संबंधित हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बार थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं मैं, एक बार और रिवाइज कर देता हूं, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। आरक्षण संबंधी
संवैधानिक प्रावधान। ठीक है ना। अनुच्छेद 15(4) आपने पढ़े 15(5), 15(6)A और 15(6)B, 16(4), 16(4)क, 16(4)ख और 16(6) पढ़ा ना। ठीक है। 330, 332 ये क्या है, एक बार रिवाइज कर दूं मैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात करता है, 332 विधानसभा में एससी एसटी की बात करता है। आरक्षण की बात करता है कि नहीं करता? ये करता है पंचायतों में आरक्षण की बात, ये करता है नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात समझ लेना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आरक्षण संबंधी ये संवैधानिक प्रोविजन है आरक्षण की बात करने के लिए। और एक मैं यहां भूल गया, एक हो जाएगा आर्टिकल 46 जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा वर्ग संबंधी हितों की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करने की इजाजत देता है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स हैं जो संवैधानिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, वो आरक्षण सरकारी सेवाओं में, वो आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में, वो आरक्षण विधायिका में, वो आरक्षण पंचायतों में, वो आरक्षण नगर पालिकाओं में, इन सब में आरक्षण की बात की गई है। अब ये आरक्षण जो दिया गया है, इन आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कई बार चैलेंज किया गया, कई बार चैलेंज किया गया। कौन कौन से केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जो आरक्षण से संबंधित हैं? संविधान लागू होने से लेकर 1950 से लेकर 2021 तक के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो महत्वपूर्ण हैं, इन आर्टिकल से संबंधित आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आपके कोई डाउट्स हो, वो डाउट्स मेरे को दे दीजिए, और डाउट्स भी आपके क्लियर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।